तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे दें। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का बड़ा फैसला सामने आया है। नियम के विरुद्ध भर्तियों पर 2 बड़े फैसले विधानसभा अध्यक्ष ने सुनाए हैं। विधानसभा भर्ती मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच कमेटी का गठन हो चुका है। 1 महीने के अंदर ये जांच कमेटी जांच रिपोर्ट सौंप देगी। विधानसभा की गरिमा को बचाना मेरी जिम्मेदारी, ये कहना है रितु खंडूरी का। अनियमितता किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्या कुछ कहा है सुनिए। मैंने ये निर्णय लिया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी की बैठेगी, ईमानदार अफसरों की एक्सपर्ट कमेटी है, जानकारों की एक्सपर्ट कमेटी है और वो इस चीज को देखेगी। देखिए मैंने आपको कहा है ना 2000 से 2011 और 2012 से 2022 तो जांच होगी और जो भी गलत है, कोई भी गलत है, जो भी गलत है उसके निर्णय उसके अगर खिलाफ आता है तो कार्रवाई होगी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपने रितु खंडूरी को सुना, साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं। 2011 से 2012 और 2012 से 2022 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं सबकी जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि विधानसभा की गरिमा को बचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करूंगी। पहली विधानसभा अध्यक्ष है रितु खंडूरी, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। ऐसे में विधानसभा की गरिमा को बचाए रखना, साथ में सदन का संचालन बेहतर हो, सामंजस्य बना रहे, संतुलन बना रहे और सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष दोनों का विश्वास विधानसभा अध्यक्ष पर कायम रहे, ये सारी जिम्मेदारी रितु खंडूरी के कंधों पर। अब देखना ये होगा कि रितु खंडूरी कितनी खरी उतर पाती हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज फोन लाइन पर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, आगे लाइव भी जुड़ेंगे। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? रितु खंडूरी ने बड़ा फैसला इस बीच जब विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर सुनाया है। जांच कमेटी का गठन हो चुका है, 1 महीने की समय अवधि बताई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 11-12, 12 से 22 बिल्कुल ये बड़ा डिसीजन है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का जो उन्होंने लिया है और दोनों ही बड़े फैसले खासतौर पर उन लोगों पर चोट करते हुए नजर आएंगे जिन्होंने नियमानुसार इन भर्तियों को बताया था और सीधे तौर पर बैकडोर का जो रास्ता खुला था विधानसभा में भर्ती का, उस पर एक बड़ी चोट विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है। हालांकि 1 माह तक समय इसमें रखा गया है, 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन जिस तरह से पूर्व सचिव जो कार्मिक रहे हैं तीनों ही लोग, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और तमाम जो भर्ती प्रक्रिया है साल 2000 से लेकर 2011 तक की और 2012 से लेकर 2022 तक की, तो 2 चरणों में भर्ती प्रक्रियाओं की यहाँ पर जांच होगी और जो भी इसमें सम्मिलित होंगे उन पर सीधे एक्शन लेने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से की गई है। तो देखना यही होगा कि 1 माह तक समय इसमें रखा गया है और तय समय के अंदर रिपोर्ट देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से की गई है, तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा इसका इंतजार रहेगा। जी अजीत, 2017 के पहले यानी कि 2014 का मार्जिन मान लेते हैं, उस दौरान जो विधानसभा अध्यक्ष थे उन्होंने साफ तौर पर अभी कुछ दिनों पहले बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच कीजिए और जो भी अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर भी जो सजा बनती है आप वो दीजिए मुझे। तो क्या लगता है कि निष्पक्षता के साथ जांच हो पाएगी या फिर जांच के आदेश के बाद एक नई तरह की कला अब राज्य के अंदर देखने को मिलने वाली है? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। अगर 2012 से 2017 तक की बात की जाए तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो गोविंद सिंह कुंजवाल थे और 2017 से लेकर 2022 तक प्रेमचंद अग्रवाल जो मौजूदा वित्त मंत्री है ये विधानसभा अध्यक्ष थे। तो दोनों ही चरणों में लगभग 300-325 के करीब लोग जो हैं वो विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुए हैं। लगभग 170 के करीब जो है वो गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में हुए हैं, तो 72 के करीब प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हुए हैं। तो दोनों ही लोगों से बातचीत हुई है और दोनों ने ही संवैधानिक इसको बताया और नियमानुसार दोनों ही लोगों ने भर्ती होने की बात कही है। लेकिन अब जब मामला खुल चुका है, जांच की बात इसमें सीधे तौर पर हो रही है, तो दोनों ही पूर्व अध्यक्ष सीधे तौर पर जांच की बात कर रहे हैं और नियमानुसार जो भी भर्तियां हुई हैं अगर उसमें कुछ भी गलत होगा, कोई भी लोग दोषी निकलकर सामने आते हैं तो दोनों ही सीधे तौर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जो 1 माह के भीतर जांच कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी है कि आप दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, उसमें कितनी सत्यता निकलकर सामने आएगी, निष्पक्षता निकलकर सामने आएगी। मैं यहाँ पर एक बात और समझना चाहूंगी अजीत। देखिए, जांच कमेटी की बात हो चुकी है, रितु खंडूरी ने जांच कमेटी का डिक्लेरेशन कर दिया, लेकिन इस जांच कमेटी से विपक्ष कितना संतुष्ट है?
बिल्कुल, विपक्ष की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो पिछली गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड में कांग्रेस की, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि नैतिकता के आधार पर जो भी डिसीजन विधानसभा को लेना है वो लेना चाहिए, लेकिन इसमें संवैधानिक बाध्यताएं भी कई तरह की होंगी, उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो भी निर्णय लिए गए हैं, चाहे फिर वो गोविंद सिंह कुंजवाल की तरफ से लिए गए हों या फिर प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से लिए गए हों, इसको विधिक राय लेने के बाद ही इस पर कुछ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि विधानसभा के भीतर जो भी होता है वो सर्वे सर्वा विधानसभा अध्यक्ष उसके होते हैं। तो उनके अनुसार अगर कोई भी निर्णय लिया जा सकता है तो इसमें बाहर की एजेंसियां कुछ भी नहीं कर सकती। विधानसभा अध्यक्ष का सो मोटो सोलो राइट होता है कि वो कोई भी डिसीजन इस पर ले सकते हैं। अब मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने जो 1 माह के लिए कमेटी गठित की है उसके अनुसार जो भी निर्णय होगा, हालांकि विधिक राय लेने की बात इसमें जरूर हो रही है। और जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पिछले 10 साल में जो भी लोग 2011 में नियमावली बनी है विधानसभा में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर और 2012 से वो इंप्लीमेंट की गई है, तो ऐसे में देखा यही जा रहा है कि 2012 से लेकर 2022 तक के बीच में जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा के भीतर की गई हैं उस पर क्या बड़ा फैसला होगा, क्योंकि उससे पिछले की कोई भी नियमावली विधानसभा में नहीं थी साल 2000 से लेकर 2011 तक की, तो उन पर निर्णय लेना कई तरह की कानूनी बाध्यताएं होंगी। लेकिन 2012 से 22 तक के बीच में जो भी कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई गई, जो भी नियमानुसार गिनाई जा रही हैं भर्ती प्रक्रियाएं, उन पर क्या निर्णय सरकार लेती है और सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष उस पर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो अपना पत्र लिख चुके हैं विधानसभा अध्यक्ष को कि आप जो भी जांच करवाना चाहती है उसमें पूरा पक्ष सीधे तौर पर सरकार इन्वॉल्व होगी, सरकार आपका पूरा सीधे तौर पर आपके साथ खड़ी होगी, जिस भी तरह की आप जांच चाहेंगे पूरा सहयोग होगा। अब विधानसभा अध्यक्ष का इसमें निर्णय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज उन्होंने पत्रकार वार्ता करके साफ कर दिया है कि 2 बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। एक तो एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बनाई गई है और सीधे तौर पर जो सचिव मुकेश सिंघल थे उनको फोर्स लीव पर यहां पर 1 माह की भेजा गया है। सीधे तौर पर उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। कैसे एक ही साल के भीतर 3 प्रमोशन उन्होंने पा लिए थे, खुद के हस्ताक्षर, खुद के पद के लिए खुद कोई नियुक्ति देने का भी एक बड़ा मामला है। तो तमाम चीजों की जांच एक्सपर्ट कमेटी करेगी और 1 माह के भीतर जो भी चीजें निकलकर सामने आएगी वो सबके सामने होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सचिव को 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया रितु खंडूड़ी ने, और सबसे बड़ी बात है निष्पक्षता के साथ जांच का दावा किया जा रहा है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडल के 2 दिवसीय दौरे पर आज मुरादाबाद पहुंचे हुए थे। उनके साथ में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी मौजूद हैं। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करी। सीएम की बैठक में सपा सांसद और विधायक भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से मुरादाबाद के विकास कार्यों की जानकारी ली है और सुझाव भी मांगे। इस दौरान सीएम ने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह की तारीफ भी करी। सीएम ने कहा, आज उनके जनपद आया हूं, आज उनके स्वागत का दिन है। सीएम की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी के नेताओं के साथ ही सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, कुंदरकी विधायक जियाउर रहमान, बिलारी विधायक फहीम इरफान, ठाकुरद्वार विधायक नवाब जान, कांठ विधायक और इसी तरीके से जो उस क्षेत्र के तमाम विधायक हैं वो मौजूद रहे। खास बात यह भी रही कि सपा के सभी जनप्रतिनिधि काले रंग की गाड़ी से पहुंचे थे। सुरक्षा के लिए गेट पर लगी पुलिस ने सपा नेताओं को रोक लिया। सर्किट हाउस में सभी नेताओं को गाड़ी से उतरने के बाद उनकी कारों को बाहर भिजवा दिया गया। सीएम योगी के मुरादाबाद दौरे के दौरान एक अलग सी घटना देखने को मिली, जब मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे। सांसद के साथ कुंदरकी विधायक भी मौजूद थे। इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। मुरादाबाद का विकास क्या आजम खान जी को लेकर के कोई बातचीत करना पसंद करेंगे? जाहिर है आजम खान साहब के लिए भी बात करेंगे और समाजवादी पार्टी के बाकी नेताओं के लिए भी बात करेंगे। सांसद जी, एक मदरसा सर्वे को लेकर के जो प्रक्रिया चल रही है, क्या उसको लेकर के कोई आप आजम खान साहब के मुद्दे पर बात करेंगे? क्या मदरसा सर्वे एसटी हसन को सुन रहे हैं आप। एसटी हसन साफ तौर पर, सीधे तौर पर बड़े बोलों के लिए जाने जाते हैं। अक्सर विवादित बयान एसटी हसन देते रहते हैं। तो वहीं कानपुर की ओर आने वाली ट्रेनों के अमौसी स्टेशन के आउटर पर खड़ी रहने की समस्या उत्तर रेलवे ने दूर कर दी है। लखनऊ के मानक नगर रेलवे पर आज से चारबाग स्टेशन और लखनऊ जंक्शन पर आने वाली ट्रेनें फर्राटा भरने लगेंगी। अब ट्रेनों और मालगाड़ियों को चारों लाइनों पर रूट क्लियर मिलना आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि अंग्रेजों के शासनकाल में लखनऊ कानपुर लाइन बनी हुई थी। साल 1992 तक लखनऊ जंक्शन से ट्रेन चलने पर अमौसी तक लाइन क्लियर करनी पड़ती थी।
ट्रेनों के बढ़ने के साथ ही दिक्कतें भी बढ़ने लगी। इसके बाद रेलवे ने 18 अप्रैल साल 1993 में मानक नगर रेलवे स्टेशन को बनाया, जिससे अमौसी और चारबाग से चलने वाली ट्रेनों के लिए बीच में क्रॉसिंग की सुविधा मिलने लगी। लेकिन मानक नगर से लखनऊ जंक्शन आने वाली ट्रेनों के लिए केवल एक ही लाइन से ट्रेनें चल रही थी। अब मानक नगर से सभी लाइनों की लखनऊ जंक्शन स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों की कनेक्टिविटी मिल जाने से चारों लाइनों पर ट्रेनों का आवागमन सुचारू हो सकेगा। ऐशबाग और लखनऊ जंक्शन से दोनों जगह से एक साथ ट्रेनें अब मानक नगर में रिसीव की जा सकेंगी। और इसके अलावा एक वहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, एक 4 नंबर प्लेटफॉर्म बनाया गया है और एक नया फुटओवर ब्रिज बनाया गया है। जो पुराना फुटओवर ब्रिज था उसकी सर्विस लाइफ पूरी हो गई थी और वो अनसेफ था, उसको अब बंद कर दिया गया है। ताजनगरी आगरा की बात करेंगे, जहां पर डेंगू ने दस्तक दे दी है। एक मरीज में इसकी पुष्टि हो चुकी है। डेंगू और मलेरिया के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने खैरागढ़ के गांव बुरेहरा में एक मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई, तो वहीं गांव में विभाग की टीम पहुंची, चौकसी बढ़ा दी गई। किसी और मरीज में फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। इस मौसम में डेंगू और मलेरिया का खतरा आगरा क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते विभाग पूरी तैयारी का दावा भी करता है। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि विभाग ने किस तरीके से सीएचसी और पीएचसी में 10 बेड के मलेरिया और डेंगू वार्ड बना रखे हैं। तो वहीं हाथरस में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा के साथ उपस्थित सभी लोग बीएल वर्मा ने बधाई दी और कहा कि आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो स्वर्गीय बाबूजी की ही देन है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सपना देखा और तभी मंदिर की शिला भी रखी गई। उन्होंने कहा, जब से हमारी सरकार केंद्र में आई है तब से लगातार सबका साथ सबका विकास के आधार पर हम काम कर रहे हैं। जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए पात्र और जरूरतमंद लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हाथरस में माने बाबूजी की आज मूर्ति का अनावरण हुआ है और क्योंकि बाबूजी का मेरा साथ बहुत लंबा रहा है, वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, तो मुझे देख करके और अनावरण करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और माननीय बाबूजी, अब मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी ने उनको पद्म भूषण से सम्मान देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में उनको बाबूजी माननीय कल्याण सिंह जी उन्नत ग्राम विकास योजना के माध्यम से गांव-गांव में विकास करने के लिए योजना चलाई गई है। तो वहीं प्रदेश में तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी को देखते हुए सीएम योगी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के कई जिलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र यानी कि यूपी एससीआर के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रस्तावित एससीआर में लखनऊ के अलावा उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात को शामिल करते हुए जल्द प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का अगला चरण शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। साथ ही उन्होंने लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर जल्द से जल्द आगाज करने और नगर निगम की सीमा का विस्तार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो एक तरफ आगाज हुआ है एससीआर का, तो सपा प्रवक्ता लखनऊ के एससीआर बनने की कवायद पर बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने कहा कि वाराणसी का क्योटो बन जाने की अपार सफलता के बाद एससीआर की बहस सिर्फ और सिर्फ शगुफा है। 2017 के बाद लखनऊ में आज तक एक आर्थिक, बिजनेस या फिर आईटी हब नहीं बन सका, तो फिर एससीआर काहे का? लखनऊ को एनसीआर बनाने का समाजवादी पार्टी ये सवाल करती है कि मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के बाद लखनऊ ना इकोनॉमिक हब के मामले में एक कोई इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास लगी, लखनऊ में ना कोई इकोनॉमिक सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ, लखनऊ में ना ही कोई आईटी हब का कोई नया वेंचर ने यहां कदम रखा। सवाल ये है कि 2017 के बाद जब आप पूरे लखनऊ में चाहे कोई बड़े हॉस्पिटल्स हों, चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो, जब आप नहीं कर पाए, ये एनसीआर बनने का शगुफा बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारा वाराणसी क्योटो बन चुका है।
तो वहीं आज पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया जा रहा है। लखनऊ में विश्व गिद्ध दिवस पर वन पर्यावरण विभाग ने निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें गिद्ध के महत्व को बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सचिव डिंपल वर्मा ने शिरकत करी है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डिंपल वर्मा ने जैव शिक्षा अधिकारी नीना कुमार की पुस्तक गिद्ध का विमोचन भी किया। तो वहीं अलीगढ़ से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जहां पर तालीम में शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले लोग पनप रहे हैं। इसी को लेकर गोरखपुर के 87 छात्रों को अलीगढ़ के एक डिग्री कॉलेज में बीएड में एडमिशन दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति ने छात्रों से हजारों रुपए वसूल कर छात्रों को अलीगढ़ बुला लिया। छात्रों को अलीगढ़ पहुंचकर पता चला कि उनके साथ में धोखाधड़ी हुई है। तो वहीं सपा के पूर्व विधायक हाजी जमीर उल्लाह ने छात्रों के साथ हुई धोखाधड़ी पर छात्रों की मदद करते हुए कॉलेज के वीसी से बात की और धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों से छात्रों के पैसे वापस करने की बात भी रखी है। ये लोग पैसा हमसे ले लिए और हम लोग स्कूल से फोन करते थे, स्कूल करते थे कि हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों से कहते थे, लोग बार बार कहते एडमिशन बाबू हो गया है, हम तुमको एडमिट कार्ड देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई जिम्मेदार होगा, पूरा जिम्मेदारी हमारी है, तुम्हारा पैसा वापस देंगे, ये करेंगे। लेकिन हम लोग को बात अभी तक सुनाई नहीं हुई है। कॉलेज आया तब हमें पता लगा कि हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ। वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात किया तो बोले कि बाबू पैसा यहाँ पे 1 रुपया तक नहीं आया यहाँ पे, तो हम कैसे यहाँ एडमिशन ले लें। तो एक कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुहेलदेव व भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। उन्होंने कहा ओम प्रकाश राजभर की छड़ी सहारा खोज रही है, बिना सहारे के वो बेसहारा हो गए हैं। अलीगढ़ के दिल्ली गेट का मामला है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार ने गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की। तो वहीं मुस्लिम परिवार ने गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमा स्थापित किए जाने का मामला जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी को लेकर देवबंद की ओर से मुस्लिम समाज की महिला पर फतवा जारी हो गया। जानकारी देते हुए आसिफ खान ने बताया कि उनकी पत्नी रूबी आसिफ लंबे समय से हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मनाती आ रही हैं और अब गणेश चतुर्थी का पर्व था तो उन्होंने अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को 7 दिनों के लिए स्थापित किया है। जय गणेश जय गणेश देवा माता जय। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात उत्तराखंड की कर लेंगे। महंगाई के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में आहूत कांग्रेस की महारैली को लेकर लक्सर में भी कांग्रेसियों ने बैठक करते हुए दिल्ली कूच करने की तैयारियों की समीक्षा करी है। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी की ओर से कई वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया गया कि हर एक कार्यकर्ता अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर महारैली में भाग लेने के लिए दिल्ली रवाना हो। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की रणनीति तैयार की गई है। महंगाई ने गरीब की रीढ़ तोड़ दी है, किसान का बुरा हाल है, डीजल पेट्रोल में इतना उछाल आया है, कोई नियंत्रण मोदी सरकार का नहीं रह गया है। बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, अगर इस महंगाई पे मोदी सरकार ने लगाम नहीं लगाई तो आने वाले 2-3 वर्षों में देश के हालात बहुत खराब होंगे। हरिद्वार लक्सर में खुले पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। इसे लेकर क्षेत्र के तमाम पेट्रोल पंप पर नियम लागू करते हुए खुले पेट्रोल डीजल बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लक्सर के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल की ओर से जारी किए गए निर्देश के हिसाब से क्षेत्र में पेट्रोल पंप खुला पेट्रोल सहित डीजल और ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री से क्षेत्र की शांति बिगाड़ने की संभावना होती है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी परेशानी आ सकती है। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए पूर्ति विभाग के जरिए तमाम पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं उनको सख्त निर्देश जारी किए हैं कि खुले में पेट्रोल और डीजल कतई ना बेचा जाए। पर भी लक्सर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खुले रूप में पेट्रोल वितरण करे, इस संबंध में पूर्ति विभाग के माध्यम से सभी पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है।
और कई पेट्रोल पंपों के द्वारा अपने पेट्रोल पंप के सामने बैनर भी लगा करके इस बात से लोगों को अवेयर किया हुआ है कि भाई कोई भी व्यक्ति खुले में पेट्रोल किसी को नहीं दिया जाएगा और इसका अनुपालन 100% कराया जाएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो फीचर वाली जीवनी को खूब सराहा जा रहा है। पूर्व सांसद तरुण विजय की ओर से लिखी इस किताब में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक के दुर्लभ फोटोज का संग्रह है। इस पुस्तक का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर किया था। बीजेपी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर तरुण विजय की ओर से लिखी गई इस किताब का लोकार्पण पीएम मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली में किया। ये किताब भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की ओर से प्रकाशित एक विशेष डिलक्स संस्करण है। इसमें कलकत्ता के विश्व प्रसिद्ध श्रेयांश वैद स्टूडियो की ओर से डिजाइन किए गए 322 पेजेस में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन से लेकर अंतिम संस्कार तक के 350 से ज्यादा दुर्लभ तस्वीरें बताई जाती हैं। पुस्तक जो भारत सरकार ने प्रकाशित की है और उत्तराखंड के एक बेटे ने उसको प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक को उत्तराखंड सरकार सभी पुस्तकालयों में और सभी सरकारी कार्यालयों में रखे ताकि लोगों को पता चले कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे और उन्हीं की नीतियों के कारण उत्तराखंड सरकार भी आज चल रही है तथा कश्मीर को संघ शासित प्रदेश मिला। 370 वहाँ से हटी, 35A वहाँ से हटा, नागरिकों को संपूर्ण अधिकार मिले। यूके SSS मामले में के बाद वन विभाग में भी जो अन्य विभाग है, माफ कीजिएगा, वहां पर भी फर्जी तरीके से नौकरी देने की बात अब निकलकर सामने आने लगी है, जिसमें बाकायदा लोगों ने अपने परिजनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सभी भर्ती प्रकरणों की जांच कराने की मांग की है। आर्या का साफ तौर पर कहना कि नौकरी की बंदरबाट होने के आरोप गंभीर हैं। तो वहीं यूके SSS भर्ती घोटाले में रोजाना STF गिरफ्तारी कर रही है। साथ ही अन्य विभागों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके लिए हमारी मांग है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। स्वयं सेवा आयोग, जिसमें हमारा स्पष्ट कहना है लिप्त है, तो SIT की जांच हो रही है। भविष्य में ये जांच निश्चित रूप से प्रभावित होगी और SIT पर हमें कहीं कोई शक नहीं है, शोभा नहीं है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश के देखरेख में, संरक्षण में ये जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के 40 ज्ञान दीक्षा समारोह में शिरकत करी है और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ज्वालापुर के पीट बाजार पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने गणेश महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं और आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत जरूर किया, लेकिन उन्होंने मीडिया से दूरी बना करके रखी। रामनगर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज से जुड़े सैकड़ों लोगों ने जुलूस प्रदर्शन करते हुए रामनगर वन प्रभाग और तहसील परिसर का रुख किया और DFO कुंदन कुमार और SDF गौरव चटवाल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें वाल्मीकि समाज के प्रदेश सचिव शुभम उत्तम ने कहा कि प्राचीन वाल्मीकि तीर्थ सितावनी से पूरे देश के वाल्मीकि समाज की आस्था जुड़ी हुई है और वहां प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को पूरे देश का वाल्मीकि समाज श्रद्धा पर्व मनाने पहुंचता है, लेकिन उबड़ खाबड़ रास्ते और वाल्मीकि भगवान के तपोस्थान पर मंदिर न होने की वजह से श्रद्धालुओं में गुस्सा है। हमारा सीतावनी वाल्मीकि तीर्थ है, जिसकी हम आज़ादी के लिए पूर्व से ही हम कोशिश करते आ रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमारा संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादर्श भीम, इसके लिए हम प्रयास करता हुआ आ रहा है, लेकिन इस सरकार से हम आज भी इस कार्यक्रम को करके ये चेतना दिलाना चाहते हैं कि हमारा समाज जगह पर नहीं है। वो जिस तरीके से हमें समझ रहे हैं समाज, लेकिन सरकार को इस तरीके से भूमिका नहीं निभानी होगी और सरकार को हमारा जो वाल्मीकि तीर्थ है सीतावनी, उसको हमें देना होगा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।